हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम शीत युद्ध के दौर का तीसरा लेक्चर देखेंगे। शीत युद्ध में हमने कल देखा था दो ध्रुवीय शक्तियों का डेवलपमेंट कि किस प्रकार विकास हुआ। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आगे चलते हैं। और तो हमने कल के टॉपिक में ये देखा था कि किस प्रकार दो महासंघ शक्तियों ने युद्ध होने से भाई बच गया और दोनों ने फिर संधि कर ली एक तरह से, कि मतलब अस्त्रों का संधि हो गया, कि मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट हम अस्त्रों का नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आते दो ध्रुवीयता को चुनौती की किस प्रकार गुट निरपेक्षता को भी बताया था। तो गुट निरपेक्षता ने किस प्रकार से दो ध्रुवीयता मतलब अमेरिका को और सोवियत संघ रूस को किस प्रकार चुनौती दिया। क्या रूल बना के गुट निरपेक्षता का रूल, जैसे इसमें क्या है कई देश शामिल थे गुट निरपेक्षता में। तो ये काहे के लिए बनाया गया था गुट निरपेक्षता, तो शांति एवं स्थिरता के लिए बनाया गया था कि देशों में क्या रहे, शांति बरकरार रहे और स्थिरता कायम रहे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को दोनों महाशक्तियों से अलग रखने का सुझाव दिया। कहते गुट निरपेक्षता ने मतलब एशिया के पूरे जो देश हैं, एशिया में कुछ देश जो थे वो अफ्रीका और लातिनी अमेरिका और 9 स्वतंत्र जो अभी तुरंत के ही क्या हुए थे जो स्वतंत्र हुए थे दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र के जो देश थे, उन सभी को क्या किया उनके गुटों से दो ध्रुवीयता से अलग रहने का सुझाव दिया। तो देखते हैं कि ये देश कहाँ कहाँ है मैप के माध्यम से। तो देखिए इसमें मैप के माध्यम से कि लातिनी अमेरिका का भाग कौन सा किसको कहते हैं, लातिनी अमेरिका या लैटिन अमेरिका। तो ये है पूरा भाग है नीचे का, मतलब ये कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका को लेते हुए और मैक्सिको को लेते हुए ये लातिनी अमेरिका है जिसने गुट निरपेक्षता को अपनाया। फिर हम देखते हैं अफ्रीका को, ये पूरा क्षेत्र क्या है अफ्रीका का है जिसने किसको अपनाया गुट निरपेक्षता को। और ये हम देखेंगे एशिया के कुछ 9 स्वतंत्र भाग, तो पूरा ये एशिया कवर करता है हमारा, कि ये भाग जो ईरान वगैरह इधर से हटते हुए थोड़ा सा ध्यान रख नहीं। चलिए तो देखिए उस मैप में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था फिगर, तो इस मैप से देखेंगे आपका ये ग्रीन कलर में जितना भी है ये आपका दक्षिण अफ्रीका को लेते हुए ये था लैटिन अमेरिका, ये पूरा भाग लैटिन अमेरिका था। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये पूरा क्या बोलते अफ्रीका है दूसरा, और तीसरा ये एशिया, पूरा एशिया का भाग जो ग्रीन कलर में है, ये सारे गुट निरपेक्षता में क्या थे, सारे ही देश शामिल थे। इसी को कहा गया 9 स्वतंत्र, क्योंकि बाद में ये स्वतंत्र हुए थे। आगे चलते हैं। तो इन गुट निरपेक्षता में मेन 5 देश संस्थापक थे गुट निरपेक्षता में। तो कौन कौन से देश थे देखिए। गुट निरपेक्षता में पहला यूगोस्लाविया, ठीक है ना, वहाँ के जो लीडर थे उनको टीटो, जोसेफ ब्राज टीटो के नाम से जानते थे। और उन्होंने 1892 से 1880 तक प्रशासन किया अपना। फिर भारत से नेहरू जी थे, फिर मिस्र से गमाल नासिर थे मिस्र से, और इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से एनक्रुमा थे। तो इनके माध्यम से हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि ये यूगोस्लाविया और मिस्र, इंडोनेशिया और घाना मैप में कहाँ है। देखिए इस मैप के माध्यम से इंडिया से देखिए कितने दूर पे ये यूरोप में आपका यूगोस्लाविया। आज चूँकि कई देशों में ये डिवाइड हो गया है, छोटे छोटे कई देश डिवाइड हो गए। पहले ये पूरे क्षेत्र को सर्बिया वगैरह मिला के रोमानिया ये सब मिल के क्या थे यूगोस्लाविया देश था, जिसको लीडर जो थे जोसेफ ब्राज टीटो थे। ठीक है, देखिए 1940 से लेके 80 तक वे यूगोस्लाविया के शासक रहे। दूसरे विश्व युद्ध में वे जर्मनी के खिलाफ लड़े, इन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई किया था। एक साम्यवादी नेता थे, मतलब आप साम्यवादी मतलब समाजवादी, जिसको गवर्नमेंटेड वर्क कहते हैं ना, सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो। एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, सोवियत संघ रूस से इन्होंने दूरी बनाए रखी और यूगोस्लाविया में एकता कायम रखी। अपने टाइम में यूगोस्लाविया पूरा जब जो डिवाइड हो गया कई देशों में, तो अपने टाइम में इन्होंने यूगोस्लाविया को एकता कायम रखी, मतलब एकजुट रखा। आगे अब ये देखिए गुट निरपेक्षता के एक और संस्था भारत था, और भारत के लीडर कौन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू, और 1889 से लेकर 1964 तक ये रहे। और देखिए क्या नाम है
1947 से प्रशासन में रहे और 64 तक ये रहे। तब ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। तो जवाहरलाल नेहरू का दे रहा है कि टाइमिंग प्रधानमंत्री जब तक रहे तो देखा 47 से लेकर 64 के बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री पे वर्क किया, प्रधानमंत्री पर कार्य किया। ठीक है, उन्होंने एशियाई ताकत, पूरी एशियाई ताकत, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण, मतलब जिसमें अस्त्र का उपयोग न किया जाए, के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। वो नहीं चाहते थे कि मतलब वो लड़ाई वगैरह हो या कोई दिक्कत हो, वो चाहते थे कि मतलब पूरे विश्व में शांति कायम हो और सह अस्तित्व मतलब एक दूसरे का हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैप में कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप लोग को फिर भारत दिखाया जाए, भारत तो सभी देखे हो, इसलिए हम भारत को नहीं दिखाते हैं। अगर बाय द वे आप लोग नहीं भारत को देखे होंगे तो जब मैं दूसरा मैप दिखाऊंगी तो उसमें भारत को फिर से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। देखिए ये मिस्र के थे और गमाल अब्दुल नासिर 1980 से लेके 70 तक मतलब उनकी तो पूरी जीवनी दिया है आपका। फिर सन 1970 तक वे मिस्र के शासक रहे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के लिए वे प्रतिबद्ध थे। उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गवर्नमेंट के थ्रू। इसके कारण सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी हुआ था स्वेज नहर का। ठीक है ना, मिस्र से विवाद हुआ था, किसका, ब्रिटेन का, तो विवाद भी ये हुआ था। तो चलिए हम मैप में देखते हैं इनको कि मिस्र कहाँ है, जिसको तो देखिए इस मैप में इंडिया देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में अभी बताया। अब ये देखिए इंडिया के लोकेशन से यहाँ पे इजिप्ट कि इजिप्ट कहाँ है, ये अफ्रीका के कॉर्नर पे है, अफ्रीका देश में, जिसको मिस्र के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम छोटा करके दिखाते हैं, पूरा आपको अफ्रीका भी क्या हो जाए दिखाई दे कि अफ्रीका ये है पूरा। देखिए ये अफ्रीका है, तो ये इंडिया आपका, और ये इजिप्ट मतलब मिस्र, ये आपका इंडिया। तो यहाँ के जो लीडर थे उनका नाम था गमाल अब्दुल नासिर, उस समय गुट निरपेक्षता के सपोर्ट में थे। आगे ये है सुकर्णो, देखिए मैं फिगर में ये सुकर्णो है, ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे और 1945 से 65 मतलब 1945 से 65 तक क्या किए, ये राष्ट्रपति रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए वे प्रतिबद्ध थे। वे वांडुंग सम्मेलन के आयोजक भी थे। वांडुंग में जो सम्मेलन हुआ था उसके सैनिक विद्रोह में उनका तख्ता पलट भी हुआ था। अब चलते हैं इंडोनेशिया को देखते हैं, इंडोनेशिया किधर है। ये देखिए मैप में इंडिया और इंडिया से लोकेटेड इंडोनेशिया, ये है आपका इंडोनेशिया पूरा ये भाग, जहाँ के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। उस समय राष्ट्रपति कौन था, सुकर्णो था, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखने घाना, और नेक्स्ट लीडर को देखते हैं, पांचवें लीडर को घाना के थे और वामे एंड क्रूमा था। और घाना देखिए ये है, तो ये इंडिया से लोकेट करके देखेंगे तो घाना यहाँ पे। तो यहाँ के जो लीडर थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी गुट निरपेक्षता का सपोर्ट किया। ठीक है, संस्थापक में ये भी थे। देखिए ये है वामे एंड क्रूमा, वे घाना के पहले प्रधानमंत्री थे 1952 से 66 में। वे आज़ादी की लड़ाई के अगुआ थे। वे अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर थे। उन्होंने नव औपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका भी क्या हुआ था, तख्ता पलट हो गया। सैनिकों ने षड्यंत्र करके इनका भी तख्ता पलट कर दिया था। लेकिन इन 5 लीडरों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ये सारे संस्थापक थे, इन लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की क्या रखी थी, नींव रखी थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम देखिए यहाँ पे देखेंगे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है ना, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य शामिल हुए। शुरू में जब ये सम्मेलन पहला हुआ था, सम्मेलन 61 में, तो उसमें कितने देश शामिल हुए, तो 25 देश शामिल हुए थे, 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। और जब 2006 में हवाना क्यूबा में हुए तो उसमें क्यूबा में जब हुआ तो उसके 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। कहने का मतलब ये है कि जब आपका 1900 पहली बार हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, तो 25 ही देश उसमें शामिल थे। लेकिन जब 2006 में
14वां था सम्मेलन, तब उसमें 116 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था, और 15 पर्यवेक्षक, मतलब उसको देखने के लिए कि ये सम्मेलन किस प्रकार हुआ है, तो 15 देश पर्यवेक्षक बनकर आया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं कि छठा लास्ट टॉपिक है आपका ये कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, कि किस प्रकार नए नए देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार बनाए रखे हम एक तरीके से। ठीक है, तो लिखा है नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। भाई आर्थिक विकास क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि नव स्वतंत्र, अभी तो वो आज़ाद हुए थे गुलामी से, तो गुलामी से आज़ाद होने का मतलब वो खुद ही क्या हुए थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनके पास कोई ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी। तो मेन होता है कि आर्थिक विकास करना, कि अगर आर्थिक विकास उनका होगा तभी वो देश क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसलिए था कि महत्वपूर्ण, इसलिए आर्थिक विकास क्या था, महत्वपूर्ण था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंट्स, मतलब ये किया गया 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए मतलब एक बैठक हुई जिसमें व्यापार और विकास के बारे में बातें की गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध, महाशक्तियों से अलग की नीति पलायन की नीति है। भाई नेहरू जी ने कहा कि महाशक्तियों से अलग होने की नीति पलायन की नीति नहीं है, है ना। नेहरू जी ने ये कहा था कि पलायन की नीति नहीं है, ये सपोर्ट की नीति है, ना कि पलायन की कि हम महाशक्तियों में शामिल नहीं हुए तो हम कि डर गए या उन लोग के गुट से हम क्या कहें, भाग गए। ठीक है ना, ऐसा नहीं। स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों पर विश्वास, तो नेहरू जी का मानना ये था कि स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी, मतलब जितने भी हमारे देश एक दूसरे के सहयोगी राष्ट्र हैं उनका एक दूसरे पर क्या रहे, विश्वास कायम रहे। ऐसा ना हो कि एक दूसरे का विश्वास कायम ना हो पाने से गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसमें दरार पड़ सकता है, और दूसरे देश जो बड़े बड़े संघ गुट बना हुआ है वो हमारा क्या उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो चाहते थे जितने भी देश हमारे परस्पर सहयोगी मित्र हैं वो उनमें एकता बनी रहे, विश्वास बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट, शीत युद्ध की जगह ढीली करने में सकारात्मक भूमिका, मतलब शीत युद्ध की जो शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था, अगर कहा जाए उनको चुनौती देने का एक सकारात्मक भूमिका था गुट निरपेक्षता को अपना के, मतलब उनको चुनौती देने का एक ये सकारात्मक भूमिका था नेहरू जी का। आगे अब देखिए, कुछ विद्वान जो थे गुट निरपेक्षता की नीति का क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग भाई कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छाई भी होती है तो उसमें कुछ लोग उसमें से बुराई निकाल ही लेते हैं। तो क्या गुट निरपेक्षता की बहुत विद्वानों ने भी क्या की, बहुत लोगों ने, देशों ने क्या किया, आलोचना किया। उन्होंने कहा कि जो गुट निरपेक्षता की जो ये नीति है वो क्या है, सिद्धांत विहीन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना, व्यवहार में स्थिरता नहीं, मतलब उनके कहा कि उनका जो रूल रेगुलेशन है, जो व्यवहार है उसमें कोई स्थिरता नहीं है, ये कभी भी क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएंगे, कभी भी टूट सकते हैं। ठीक है, भारत की स्थिति विरोधाभासी, मतलब कहा जाए भारत की, उन्होंने बताया कि भारत की स्थिति विरोधाभासी है, कोई ठिकाना नहीं है कि वो सबको एकजुट करके रखे, मतलब विरोधाभास वो चेंज भी हो सकता है। 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता, और फिर बाद में चल के भारत ने क्या किया कि इन दोनों खेमे में तो कहीं नहीं शामिल हुआ, लेकिन जाके 1971 में धीरे मतलब जब कहते बांग्लादेश वगैरह का जो युद्ध हुआ था हमारे देश में, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उस समय उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता कर ली भारत ने फिर बाद में चल के। ठीक है, तो इसकी भी आलोचना किया गया कि अपना ज़रूरत पड़ा तो भी इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ के साथ मित्रता कर लेने, तो ऐसे तो कहते हम किसी गुट में शामिल नहीं है। और देखिए ये सोवियत संघ रूस में तो ये शामिल है, तो इन्होंने बताया नहीं, ना ही हम अमेरिका में शामिल हैं और ना ही सोवियत संघ में, रूस में, लेकिन ज़रूरत पड़ी है हम एक दूसरे का दोनों का सपोर्ट करेंगे, अमेरिका का भी और रूस का भी, लेकिन ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक देश का, एक मतलब गुट का हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी आपका यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो ठीक है, गुड बाय।